तो आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई या यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और ये चैप्टर आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट सीखने हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ नए नए सीखने को मिलेंगे। किस तरह से रिएक्शन काम करता है, इसमें अम्ल क्या, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, फिर सॉल्ट क्या होता है, फिर एसिड और बेस कैसे रिएक्शन करते हैं, फिर ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, इनका जनरल फंक्शन क्या होता है, इन सब चीज़ के बारे में इस पे पढ़ना है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन होगा, ये मतलब ये चैप्टर आपके लिए है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर होता है। इसे काफ़ी ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसमें कई सारे बेसिक कंसेप्ट हैं जो कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक है, आज की क्लास में आपको हम इसमें से कुछ आपको ऐसे चीज सीखने के लिए देंगे, ऐसा काम करने के लिए देंगे कि आप उसे घर पे जरूर करिएगा। इसे घर पर आप करेंगे तो इससे चीज का फायदा होगा कि आप इस चीज को कर सकेंगे कि हाँ किस तरह से हम प्रैक्टिकल करते हैं। चूंकि इस आप हर 10th क्लास के बच्चों को ज्यादा स्कूल में फैसिलिटी नहीं दी जाती है, इसीलिए आप इसको घर पे जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए, तो कहते हैं कि अगर हम एसिड बेस और सॉल्ट की बात करें तो कहते हैं कि आप जनरली घर पे खाना खाते हैं तो कई तरह के खाना खाने को आपको मिलता है। जब फूड पार्टिकल्स लेते हैं, कुछ खट्टे मिलते हैं आपको, कुछ खाना होते हैं जो मीठे होते हैं, कुछ नमकीन होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। तो ये जितने भी जो टेस्ट है, ये टेस्ट के आधार पर ही हम सारे कंसेप्ट लेके चलते हैं। मान लीजिए कि जो कुछ खाना हमारे पास खट्टे लगने लगते हैं, मतलब उसके अंदर जो होता है वह अम्लीय पदार्थ की मात्रा पाई जाती है, यानी एसिडिक फूड पार्टिकल्स उसमें होता है। जैसे आप घर पे आंवला खाते हैं, या आप क्या कहते हैं विनेगर देख लीजिए, या नींबू देख लीजिए, ये जितने भी हैं ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, आप जैसे मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दें, जो मिर्ची होती है, मिर्ची जो होता है वो कोई टेस्ट का नहीं होता, वो बर्निंग सेंसेशन देता है। ध्यान रखेंगे, हमारे जीभ पे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं। जब आप क्लास 10th में जब जाएंगे, आपको जब 10th में ही आपको जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें टंग्स के बारे में पढ़ाएंगे कि टंग्स का कौन सा हिस्सा किस टेस्ट के लिए जिम्मेवार होता है। तो जब मिर्चा खाते हैं तो मिर्चा में जो सिट्रिक एसिड पाई जाती है, इसलिए आप करते हैं सी करते हैं। सी मतलब वहां पे होता है सिट्रिक एसिड। मतलब जनरली जब वो बर्निंग सेंसेशन देता है, जिसके चलते क्या करते हैं, हमें जलन महसूस होता है, वो तीखा नहीं, बर्निंग सेंसेशन है। ठीक है, वो कोई टेस्ट नहीं होता हम लोग के लिए। तो इस तरह कहते हैं कि जो हमारे पास एसिड बेस और सॉल्ट के जो क्लासिफिकेशन होता है, तो जो खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं उसके आधार पर इसे हम क्लासिफाइड करते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस और कौन सा सॉल्ट है। ठीक है, अब देखो कहते हैं कि जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं, नहीं प्रयोगशाला में जाते हैं, तो वहां पे हमें आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल्स दी जाती हैं कि देखो ये इंडिकेटर है, ये केमिकल्स है, ये केमिकल्स जो होते हैं वह आइडेंटिफाई करेगा कि ये एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। इसका आइडेंटिफाई करने के लिए केमिकल्स मिलते हैं। वो केमिकल्स में दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं। एक का नाम जो होता है उसे लोग कहते हैं, एक जो इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, एक का नाम होता है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा का नाम होता है फिनोप्थिलीन। तो दो चीज हमारे पास मिलता है, एक होता है फिनोप्थिलीन और एक होता है क्या चीज, मिथाइल ऑरेंज। दो तरह के हमारे पास इंडिकेटर, इससे हम लोग कहते हैं सूचक, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंडिकेटर। ये एज ए इंडिकेटर के रूप में काम करता है, ये सूचक के रूप में काम करता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जनरली क्या होता है कि जो ये इंडिकेटर होता है, जो एज ए सूचक के रूप में काम करता है, अब इसका जनरली क्या काम होता है कि देखिए, अब चूंकि मान लीजिए ये क्या होता है कि जब जो एसिड होते हैं, जो एसिडिक पदार्थ होता है या बेसिक पदार्थ होता है, मतलब कि तो इनका ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, अब लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको कॉलेज में गए, आप कहे कि नहीं हमको पहचान करना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, हम कैसे पहचान करेंगे? कॉलेज में आप है नहीं, आपके स्कूल में वाले मान लीजिए अगर प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है? तो सॉल्ट की तो पहचान कर लेंगे, पर एसिड की पहचान, बेस की पहचान करने के लिए भी बहुत सारे सिंपल तरीके आपको मिलते हैं, जहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। अब आपको बताते हैं, जैसे में आप देखे होंगे कि आप
जब घर पे जब हम लोग यूज करते हैं, या सॉरी, घर पे हम लोग पत्ता गोभी यूज करते हैं। लाल पत्ता गोभी जो होता है, जो कैबेज होता है, रेड कैबेज, नॉट कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेड कैबेज जो होते हैं, लाल पत्ता गोभी होता है, या हल्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, टर्मरिक, ये जो टर्मरिक जो हम लोग देखे हैं, तो कहते हैं कि जो हल्दी होता है, ये हल्दी जो होता है आगे चलकर एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में इसका यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होता है, अभी हम आपको बताएंगे कैसे। या आप देखे होंगे आपके घर में पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, या आपको हाइड्रेजिया, हाइड्रेजिया हो गया, या आपका पेटूनिया, ये जितने भी आपका हो गया, या आप इसमें यूज करते हैं जेरानियम, ये जितने भी प्लांट हैं, इसका आप यूज करते हैं एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में, इसका यूज कर सकते हैं आप। पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया। अब चूंकि ये तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पत्ता गोभी मिल जाएगा, पर आपके पास ग्रीन कैबेज मिलता है आपके घर पे, रेड कैबेज मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए हल्दी जो है हर घर में अवेलेबल है, टर्मरिक जो होता है हर घर में अवेलेबल होता है। आप इससे प्रैक्टिकल करके पहचान कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। इससे पहले हम आपको बताएं कि जब हम लैबोरेटरी में, मतलब कि जो लैबोरेटरी होता है, प्रयोगशाला होता है, उस पर जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, उस प्रैक्टिकल में हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, लिटमस पेपर। आपको बता दें, ये जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, जो ये लिटमस पेपर होता है, ये लिटमस पेपर बड़ा अच्छा पेपर होता है। कहते हैं कि ये जनरली जो होता है, यूनिवर्सल कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, बैगनी रंग का होता है। अब देखिए, हम जब लिटमस पेपर, आपको पता है लिटमस पेपर कैसे बनता है? एक थैलोफाइटा का प्लांट होता है, आप इसे याद रखना, थैलोफाइटा का प्लांट होता है जिसका नाम होता है लाइकेन। एक थैलोफाइटा ग्रुप का, अब 9th में पढ़े होंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पढ़े हो ना। तो वहीं पे जो हमारे पास थैलोफाइटा ग्रुप का एक मेंबर होता है, जिसका नाम, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है लाइकेन। इसी लाइकेन से इस लिटमस पेपर का निर्माण होता है, जो कि आगे चलकर हम लोग एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। जो लिटमस पेपर अगर ना एसिडिक हो, ना बेसिक हो, ना न्यूट्रल लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो जनरली बैगनी कलर का होता है। आप समझिए यहां पे। तो कहते हैं कि जो लिटमस पेपर अब मिला, अब हम आपको सिखाते हैं कि आपको घर पे क्या करना है, कि आप किस तरह से घर पर कुछ प्रैक्टिकल करके अब कुछ आप नॉलेज क्या कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, और कौन सा क्या है, सॉल्ट है। अब आप इसको कैसे करेंगे, आपको हम बताएं कि यहां पे जो भी हमारे पास है, अगर आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दिया जाए, तो आप एक काम करेंगे। सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे कि आप हल्दी लेंगे, और हल्दी को लेने के बाद उसे आप एक कटोरी में घोल लेंगे, ठीक है। हल्दी को लेकर आप इसे क्या करेंगे, एक कटोरी में घोल लेंगे। अब देखिए, आपको हम बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। आप क्या करिएगा, घर पे कोशिश करिएगा कि ये क्या करते हैं, जो कप आप पीते हैं ना, कप, उसकी जो कटोरी, चीनी मिट्टी कटोरी होती है, उसको यूज करिएगा, या शीशे की कटोरी यूज करिएगा। आप गिलास उलास यूज करेंगे तो रिएक्शन कर जाता है। या खासकर आप कई बार क्वेश्चन पूछा था, तांबे के बर्तन में क्यों नहीं यूज की जाती है, तो उसकी एसिडिटी काफी ज्यादा होती है। कई बार ये क्वेश्चन होता है कि तांबे के चम्मच से या तो उसे अंडे को क्यों नहीं काटा जाता है। ये सब क्या होते हैं, वो एसिडिटी करने के रिएक्शन कर जाते हैं, जहां से वो पॉइजनस पदार्थ बना लेते हैं, ठीक है। तो आप 2 कटोरी लीजिएगा, और दोनों कटोरी में, ठीक है, 2 कटोरी लीजिए, और दोनों कटोरी में क्या करिएगा, हल्दी और पानी को, इसमें हल्दी यानी कि टर्मरिक को, और साथ में इसमें पानी, मतलब दोनों वाटर और टर्मरिक को घोल दीजिएगा। इसमें भी
वही काम करना है। घोल दिए। अब घोलने के बाद क्या करना है आपको, गौर से समझिएगा। आप उसे आइडेंटिफाई कर लिए, इसको मान लीजिए ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब फिर क्या करिएगा कि एक में साबुन का छोटा सा टुकड़ा काट लीजिएगा। आप खासकर इसमें लाइफ बॉय, बड़ा अच्छा साबुन हम लोग के यहां यूज किया जाता है, आप लाइफ बॉय यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा काफी हार्ड होता है और बेसिक अच्छा होता है। तो आप लाइफ बॉय साबुन को क्या करिएगा, इसमें छोटा सा टुकड़ा, ये नहीं कि ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि साबुन पानी का पहले साबुन का घोल बना लीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। साबुन का छोटा सा टुकड़ा क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। अब तक इसको इसमें मिलाएंगे। कभी भी साबुन को पानी में मत घोल देना और उसके बाद इसमें डालना, ऐसा नहीं। साबुन के टुकड़े को इस हल्दी के पानी में क्या करेंगे, ऐसे घोलेंगे डालकर, और क्या करेंगे उसमें ऐसे उसको मिलाएंगे, मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, उस समय तक मिलाएंगे जब तक इसका कलर कुछ चेंज ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, कुछ इसका कलर चेंज होगा। अब हम कलर नहीं बता रहे हैं कौन सा कलर होगा, ठीक है, आप इसमें कलर चेंज होगा, इतना याद रखेंगे, ठीक है। चलो बता देते हैं, लाइट रेडिश कलर में ये चेंज होता है, ठीक है, करके आपको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसा हो रहा है। तो जब ये कलर चेंज होगा, अब उसके बाद इसे आप कंटेनर में इकट्ठा करके रखें, चेंज हो गया, उसको साबुन निकाल कर रख दिए। इसमें क्या करेंगे, कोई भी बेस, अब आपके घर में बेस, सॉरी, इसमें तो आप बेस मिला दिए। अब इसमें क्या करेंगे, एसिड। अब एसिड के रूप में आपके घर में क्या मिलेगा, अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा हो तो उसमें से आप एसिड निकाल लीजिए, तो आपके घर वाले बड़े मार मारेंगे, उसमें से आप एसिड निकालेंगे तो मत निकालना उसमें से, ठीक है। आपके घर में लेमन होगा, नींबू, ठीक है, वो नहीं होगा, आपके घर में विनेगर होगा, विनेगर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो आप नींबू मिल जाए या विनेगर मिल जाए, इसको यूज करना, और इसमें क्या करना, कोई एक चीज, या तो नींबू हो या विनेगर हो, उसे क्या करना, इसमें डाल देना, ठीक है, और डाल को उसे क्या करना, मिला देना, ठीक है। और मिलाने के बाद फिर उसके बाद उसका मिलाकर देखना कि क्या इसमें कोई कलर चेंज हो रहा है क्या, ठीक है। इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, आपको बता दें, आप ये नहीं कि उसका भी कलर चेंज करने के चक्कर में लग जाए, ठीक। अब जो यहां पे कंटेनर तैयार हुआ इसमें मिलाकर, और इसका एक कंटेनर तैयार हुआ इसका कलर चेंज होने के बाद, आप दोनों के कलर को नोट कर लेना। अब क्या करना कि फिर इनको उठाकर इसमें मिला देना, या इनको उठाकर इसमें मिला देना, और मिलाकर फिर उसके बाद इन दोनों को अपनी उंगलियों से या किसी तरह से उसको मिलाना, और फिर बताना कि कलर में क्या परिवर्तन हुआ। इतना चीज करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको कौन सा कलर क्या मिला, ठीक है। तो ये आप इसे घर पे जरूर करिएगा। फिर से प्रोसेस बताते हैं, हल्दी और पानी को पहले घोल लेंगे, फिर एक में क्या करेंगे कि साबुन का टुकड़ा डालेंगे, साबुन का टुकड़ा उसमें डालना है, उसे मिलाना है। दूसरे में क्या करेंगे, आप कोई भी नींबू मिले या विनेगर मिले जो खट्टा चीज हो, उसको इसमें क्या करना, डाल देना, ठीक है। अब इसमें क्या करना, किसको मिलाने के बाद इसको मिलाना, देखना कलर चेंज हो रहा है, फिर इसको मिलाना, देखना कलर चेंज हो रहा है क्या। इसमें ज्यादातर पर कलर चेंज नहीं होगा, पर इसमें कलर चेंज मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन आपको मिला, अब इन दोनों को फिर से एक दूसरे में मिला देना है, और मिलाकर फिर बताना है कि इसका कलर क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 है, इतना आपको करना होगा। दूसरा प्रैक्टिकल, आपके घर में गुड़हल का फ्लावर होगा, गुड़हल जानते हैं ना, जो रेड कलर का फ्लावर होता है, इसमें ये पेडंकल्स पाए जाते हैं, इस तरह से इसकी लीफ होती है। ये जो गुड़हल के प्लांट है, इसके जो ये पत्तियां हैं ना, ये जो, इसको क्या करना, तोड़ लेना, क्योंकि ये भी जो होता है हल्दी की तरह यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में काम करता है। और उसे क्या करना कि पानी में डाल देना, और डालने के बाद अब जो प्रैक्टिकल यहां किए हो वही प्रैक्टिकल यहां पर भी करना, और फिर देखना कि उसकी पत्तियों के कलर में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यह काम आपको घर पे करना रहेगा। इसका तीसरा प्रैक्टिकल, आपको 2 काम दे दिए, लो एक और काम आपको देते हैं, तीसरा काम। आप इसे घर पे जरूर करना, करोगे सीखोगे, जितना करोगे उतना सीखोगे,
ठीक है, और करके हमें जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि हमें ये कलर हमको मिला। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा काम क्या करना है। आपके घर में फ्रिज होगा, गर्मी का सीजन चल रहा है, फ्रिज तो हर किसी के आज के डेट में घर में होंगे, फ्रिज तो चल ही रहे होंगे। तो एक काम करना, प्याज के छोटे छोटे टुकड़ा काट लेना। ओनियन, प्याज तो जानते ही होंगे, तो क्या करना कि छोटे छोटे प्याज का टुकड़ा काट लेना। चाइनीज में बोलते हैं प्याज को यांगचोंग। तो ओनियन का मैंने प्याज को छोटे छोटे टुकड़ा काट लेना, और उसे छोटे छोटे टुकड़े काटने के बाद उसे करना कि एक छोटा सा कपड़ा लेना, कॉटन का कपड़ा, सूखा हुआ कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा साफ हो, यानी गंदा कपड़ा ले लेना। कॉटन का कपड़ा लेना, प्याज का टुकड़ा लेना, और प्याज को छोटे 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 पार्ट में काटने के बाद एक प्लास्टिक लेना, जो घर में आता है ना कैरी बैग, प्लास्टिक लेना, और प्लास्टिक में उस प्याज के टुकड़े को लेना, और साथ में कॉटन लेना, कॉटन थोड़ा अच्छा लेना, साफ सुथरा होना चाहिए, और उस दोनों को प्लास्टिक के थैली में कस के बांध देना। क्या करना, कस के बांध देना। ठीक है, और कस के बांधने के बाद उसे फ्रीज में डाल देना, और करीब 12 से 15 घंटे तक फ्रीज में छोड़ देना। ठीक है, अब फ्रीज में छोड़ देने के बाद अब इसे जब बाहर निकालना, 12 से 14 घंटे के बाद या 12 से 15 घंटे के बाद जब इसे बाहर निकालना, तो निकालने के बाद पहला काम करना, प्याज को बाहर कर देना है। ध्यान रखिए, प्याज और कपड़े को साथ में बांधना है। यह नहीं कि कपड़े में प्याज डाल दिए फिर उसके बाद बांधे, नहीं। प्याज को जैसे एक प्लास्टिक लिए, तो प्लास्टिक में पहले प्याज डाल दिए, उसी के बगल में कपड़ा डाल दिए, दोनों को कस के बांध दिए, ले आकर फ्रिज में डाल दिए। ये काम करना है। ठीक है, दूसरा काम, 12 से 15 घंटे के बाद उसे बाहर निकालना, और बाहर निकालने के बाद प्याज को अलग कर देना, और फिर कपड़े को स्मेल करना कि कैसा स्मेल हो रहा है। गंदा स्मेल नहीं करेगा, परेशान मत हो। ठीक है, स्मेल कर लेना। अब उसके बाद कपड़े को 4 भागों में फाड़ देना, कैंची से काट देना या हाथ से फाड़ देना, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, और 4 भाग में फाड़ने के बाद आपको क्या करना है, अब उसे बारी बारी से समझो। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया। प्याज को कपड़े के साथ बांधना है, उसे फ्रिज में रखना है, फ्रिज से बाहर निकालना है, निकालने के बाद कपड़े को क्या करना है, उसे महक लेना है, ताकि देखना है कि उसकी कलर जो उसकी जो महक है वो किस तरह की महक है। ठीक है, और उसके बाद से फिर उसको क्या करना है, कपड़े को 4 भागों में फाड़ देना है, और फाड़ने के बाद उसके बाद आपको हम बता रहे हैं क्या करना है। ठीक, उसके 4 जो कपड़े आपके मिलेंगे, चारों टुकड़े, उसमें पहले 2 टुकड़े को लेना, और उस 2 टुकड़े में से पहले टुकड़े पर नींबू का रस गिराना। क्या चीज, लेमन का रस उस पर निचोड़ना। ठीक है, उसके बाद उसके दूसरे कपड़े पर कोई भी बेस हो आपके घर में, अगर कोई बेसिक मटेरियल आपके घर में हो, कुछ ना मिले, साबुन है ना, साबुन के टुकड़े को इस पर क्या करना, इसे रगड़ देना, नहीं तो साबुन का घोल बना लेना, और या सरफ का घोल बना लेना, और उसमें क्या करना, इस पे डाल देना। और फिर इसके बाद दोबारा इस दोनों कपड़े के मतलब दोनों टुकड़े को क्या करिए, पुनः इसको जब इसमें आप पैसे डाल दीजिए, और फिर इस पे साबुन डाल दीजिए, और फिर दोनों को क्या करिए, अच्छे से धो दीजिए, पानी से धो दीजिए। ठीक है, और धोने के बाद इस पर फिर दोनों की सुगंध, उसको दोनों को महकिए, अब फिर बताइए कि कलर कैसा, मतलब इसकी महक कैसी है। ठीक है, इसे करना, हम इसका नहीं बताएंगे कैसा महक आ रही है, इसे आपको घर पे करना है, करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ हमने किया और ऐसा इसका महक आया। ठीक है, इसके बाद आप फिर क्या करेंगे कि आपके घर में अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसका यूज क्या करना है। कहा कि अब थोड़ा सा क्या करेंगे, लौंग का तेल इसी कपड़े में, जो कपड़ा धो दिया उसके बाद महके, अब इसी कपड़े पर क्या करेंगे, लौंग जानते हो ना, घर में लौंग तो होगा ही। अब उसके क्या करिएगा कि जो लौंग के तेल को, जो घर में दांत जब दर्द करता है तो लौंग का तेल यूज की जाती है, मार्केट में मिल जाता है, लौंग के तेल को इस पे डालिएगा। ठीक है, और उसके बाद डालने के बाद लौंग हो गया, लवंग एवं वेनिला,
ध्यान रहे वनीला आइसक्रीम नहीं है ये वनीला वो लिक्विड आता है, उसको आप क्या करिएगा, दोनों पर फिर से डालिएगा और डालने के बाद फिर इसकी महक लीजिएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास अब इसमें आप इसको क्या करिएगा घर पर, इसे करने के बाद और हमें बताइएगा कि इसका आपको कौन सी स्मेल मिल रहा है। ठीक है। आप दूसरे तरीके में आप ये भी कर सकते हैं कि जो लौंग होता है, हम लोग कहते हैं क्लोव ऑयल। ठीक है। आप एक काम और भी कर सकते हैं, ये लौंग के तेल को नींबू में डालिए और यहां पर जो लवंग का तेल है इसे आप साबुन के घोल में डालिए, जो सॉफ्ट है उसमें भी डाल के आप इसको देखिए और इसका महक बताइए कैसा होता है। तो आपको इसका भी काम करना है, यहां भी काम करना है। इन सारी चीजों को करके आप में बताएंगे किसका स्मेल कैसा होता है, प्रैक्टिकल किस तरह से किए थे। आप प्रैक्टिकल को बड़े आराम से ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है। एक नहीं 2 बार आप सुनिएगा और सुन के फिर बताइएगा कि इसका क्या क्या आपको प्रैक्टिकल का रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस रिजल्ट के बारे में अगले जब हम लेक्चर अपलोड करेंगे उससे पहले आप इस कमेंट को जरूर बताएंगे कि इसका स्मेल ऐसा मिला, इसका कलर ऐसा हुआ, इसमें ये परिवर्तन हुआ। ठीक है। इस सारी परिघटना को आप करिएगा और करके फिर हमें बताइएगा। ठीक है। अब देखो, तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल कहानी है। अब इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अगला है कि हाउ द एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अगला हेडिंग है हाउ एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स। किस तरह से एसिड और बेस जो होते हैं वह मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है। आप इसको और भी ले सकते हैं कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब यह है हमारा अगला हेडिंग। अब कहते हैं कि इसको करने के लिए आप एक काम करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले एक आप टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड द्वारा टाइट करें। ठीक है। एक स्टैंड से टाइट कर दिया। अब इसमें क्या करना कि इसमें नीचे जो है जिंक का टुकड़ा डाल देना। जिंक जो होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा, क्या कहते हैं उसमें छोटे छोटे दानेदार जिंक होता है। अब इसमें 5 ml H2SO4 डाल देना और फिर इसको एक यहां पे ट्यूब लगाना और ट्यूब लगाकर यहां पे कॉर्क से सील कर देना। ठीक है। और यहां पर एक तरह का ऐसा घुमावदार टेस्ट ट्यूब लेना जो कीप होता है ना, ये इस तरह से आपको मिल जाएगा लैब में। ऐसे घुमावदार होता है, यहां पर सील पैक रहता है और ऐसे ये टेढ़ा रहता है। ठीक है। और यहां पे क्या करना, एक छोटा सा गिलास लेना। ठीक। और गिलास लेकर क्या करना कि इसमें पूरा का पूरा साबुन के पानी भर देना। साबुन समझते हो ना, सॉप वाटर। साबुन के पानी। ठीक है। क्या करना है, इसमें साबुन के पानी भर देना। अब फिर क्या करना कि अब इसे जब देखना कि जब आप जिंक में जब H2SO4 डाले तो जिंक क्या है, मेटल है, धातु है।
और H2SO4 क्या है? एसिड है। ठीक, अब जब डालते हैं तो क्या देखते हैं कि जो ये जिंक था सॉलिड स्टेट में, जब ये H2SO4 के साथ मिला तो बनता है ZnSO4 और H2। तो जो ये जिंक सल्फेट था वो तो इस पेदी में ही रह जाएगा, जो ये जिंक सल्फेट था वो तो यहीं पर रह जाएगा। पर इसमें से देखेंगे कि यहां पर जो है इसमें से कुछ आपको, बस इसको हम बड़ा बना देते हैं, तो देखेंगे कि यहां पे जो है ऐसे छोटे छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। ठीक है, अब ये बुलबुला जो होता है, यही बुलबुला हाइड्रोजन गैस होता है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस है? इसके लिए आप काम करेंगे, यहां पर एक कैंडल लेंगे, मोमबत्ती, ठीक है, और इस मोमबत्ती को क्या करेंगे, ये जो बबल्स आ रहे थे, इतना ऊपर मत लाना, यहां पे एकदम इसके ऊपर, यहां पे इस मोमबत्ती को, जो मोमबत्ती जलता हुआ रहेगा, इसको यहां पे लेकर आना, कैंडल को। अब फिर देखना कि जो जो कैंडल के मोमबत्ती के जो बर्निंग पॉइंट है, वहां पे जो भी हाइड्रोजन के बबल्स आकर टकराएंगे, वो पफ साउंड के साथ क्या करेगा, आवाज करेगा। ऐसा लगेगा पटाखा, माने उतना तेज नहीं, पर पफ पफ देखिए आवाज के साथ ये जलना शुरू होता है। ठीक है, जहां से ये प्रमाणित होता है कि ये जो बबल्स होते हैं वो कौन सी गैस होते हैं, हाइड्रोजन गैस होते हैं। आई बात समझ में? तो कह सकते हैं कि जब एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जिंक, यहां पर रिएक्शन किया, अब यहां पर आप H2SO4 यूज किए हो। अगर आप यहां पर HCl यूज कर लेते तो जिंक भी क्या करता, HCl के साथ मिलकर ZnCl2 बनाता और यहां से भी क्या निकलता, हाइड्रोजन गैस निकलता। तो यहां पे आप HCl लो या H2SO4 लो, आप कोई भी एसिड जब यहां पर यूज करोगे, ठीक है, तो वहां पर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलता है। आप यहां पर HNO3 भी यूज सकते हो। Zn जो है, जब आप HNO3 के साथ यूज करते हो तो ZnNO3 बनता है, ZnNO3 का होल स्क्वायर बनता है और साथ में क्या बनता है, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो आप यहां पे जो भी यूज करोगे हमेशा क्या निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जरूरी नहीं कि यहां पर आप H2SO4 यूज करो, यहां पर HCl ले सकते हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं HNO3 को, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। आप कोई भी एसिड यहां पर क्या करते हैं, यूज करके जब भी बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। समझ में आ गया? नहीं आया? तो आप इस तरह से तो आप प्रैक्टिकल करेंगे और इसे आप बुलबुले को साथ में लेंगे, मोमबत्ती के जो बुलबुले होंगे उसे आप लेकर जाएंगे और उसे चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास ZnSO4 है, ये एक सॉल्ट यानी कि लवण के रूप में काम करता है। क्या बना, सॉल्ट बना। यानी कह सकते हैं कि जो जिंक हमारे पास मिला, ये एसिड क्या है, मेटल है, और H2SO4, HCl, HNO3 क्या है, ये सारे एसिड है ना। तो मतलब कि सीधी सी बात हुआ कि यहां पे अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा कि जिंक हमारे पास है वो कैसा है, मेटल है, और H2SO4 क्या है, ये एसिड है। जब इसे मिलाते हैं तो बनता है सॉल्ट, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो कह सकते हैं कि जब धातु को अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। कोई दिक्कत? तो ये प्रक्रिया इसमें जो होती है वह कंप्लीट होती है। तो कोई भी जब अम्ल जो होता है, जब कोई भी एसिड जब मेटल के साथ मिलता है तो सॉल्ट बनता है और साथ में क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बनता है।
तो ये प्रक्रिया होती है, आप इस पहले क्रम को इसे फिनिश करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद की बात अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है। कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसी कहानी को अगर जो जिंक था, जब ये जिंक हमारे पास मिला, इस जिंक को हम यहां से क्या करें, इसके जगह पर जिंक को तो रखें, अब फिर यहां जो H2SO4 था, आप यहां पर आप NaOH रखिए, जिसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप यहां पर NaOH रखेंगे और फिर हमें बताएंगे कि यहां पर क्या मिल रहा है, करेंगे ना। यहां पे NaOH रखिएगा और सारे प्रैक्टिकल को आप फिर से दोहराइएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपको क्या मिला। मतलब कि यहां पे कहानी क्या होगा कि जो जिंक का टुकड़ा था वह यहां पर अगर NaOH के साथ मिलता है, ठीक है, तो जो ये NaOH के साथ जैसे ही मिलेगा तो यहां से बनाता है Zn, ये बनाता है ZnO2 और साथ में निकलता है हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। तो मतलब कि यहां पर बेस के साथ यहां 2 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहां पर सोडियम की संख्या 2 है, तो मतलब कि वह एसिड के साथ रिएक्शन करे या बेस के साथ रिएक्शन करे, हमेशा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। याद रहेगा कि कोई भी जो मेटल होगा, मतलब अगर धातु है, वह या तो एसिड के साथ रिएक्शन करे या तो बेस के साथ रिएक्शन करे। मेटल है या तो वह एसिड के साथ रिएक्शन करे या बेस के साथ रिएक्शन करे, तो वह हमेशा जो होता है वह क्या देता है, सॉल्ट देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। हमें उम्मीद है कि आप याद रखेंगे। इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे कि अगर कोई भी धातु है, अगर वह अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा क्या देगा, वह लवण देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस देगा। ये है, क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोई मेटल क्या करे, अगर किसी अम्ल या लवण के साथ अभिक्रिया करे तो क्या देगा, तो हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी धातु जो या एसिड जो मेटल होता है वह एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद हमेशा क्या देता है, वो सॉल्ट देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। हमें उम्मीद है कि आपको यहां तक कहानी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद की कहानी क्या है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसके बाद अगर अगला पॉइंट है हमारे पास कि जो भी हमारे पास मेटल है, जो मेटल के कार्बोनेट हैं और जो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो रिएक्शन कैसे करते हैं एसिड के साथ। तो हाउ, कौन कौन, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। हिंदी में क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। अब बड़ी मजेदार बात है, इनकी रिएक्शन कैसे होती है इसको समझा जाए तो कहते हैं कि सबसे पहले आप एक काम करेंगे, इसके लिए आप एक पहले स्टैंड लेंगे, इस स्टैंड में एक आप टेस्ट ट्यूब को पैक करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप 2 ट्यूब लगाएंगे।
एक ट्यूब को ओपन रखेंगे जिसमें आप एसिड डालेंगे बाद में, और दूसरे ट्यूब को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब के साथ इसे जोड़ देते हैं। और इसे भी क्या करेंगे आप, इसे भी आप स्टैंड से टाइट कर देंगे, स्टैंड से इसको पैक कर देंगे। ठीक, अब क्या होगा कि जो हमारे पास, अब इसमें क्या करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब आपको मिला, अब इसमें बेस नीचे इसमें सबसे पहले काम करेंगे सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे। इसमें डालेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फॉर्मूला क्या होता है इसका, NO2CO3। ठीक है, अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा HCl डालेंगे। ठीक, अब उसके बाद जो HCl डाले, अब इसके बाद यहां से देखेंगे, ध्यान है HCl जो होता है ना यहां से डालते हैं, इसीलिए यहां पर ओपन रखते हैं, यहां से हम HCl डालते हैं, और यहां से चूंकि सोडियम कार्बोनेट में अब इसमें HCl डाले, अब डालने के बाद इसे पैक कर देंगे, तो देखेंगे यहां से इसको सिर्फ पैक कर देंगे, यहां से कुछ, और इसमें क्या करते हैं कि हम कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। नाम क्या होता है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब यहां पे जो निकलेगा ये जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अब मजेदार बात आपको बताएं, अब जैसे ही यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, अब उसके बाद यहां देखना कि इसका कलर कैसा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहां देखना कि यहां पे जो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है इसमें इसका कलर कैसा हो रहा है। ठीक, समझ में आया कहानी। इसे आप प्रैक्टिकल को करना, और कहां करना है, चूंकि तुम्हारे घर पे तो होगा नहीं, इस प्रैक्टिकल को जब तुम्हारा कॉलेज स्कूल खुलेगा तो अपने टीचर से बोलना, वो तुमको लैब में कराएंगे, और फिर देखकर बताना कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। अभी हम आपको परिवर्तन बताएंगे इसमें क्या होगा। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि यहां पे अगर कैलियम सोडियम कार्बोनेट, चूंकि हमारे पास दो चीजें मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हम दोनों चीज को लेकर पढ़े, तो कह रहा है कि अगर मेटल कार्बोनेट में अगर हम सोडियम कार्बोनेट ले लें Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, नाम हो गया मेटल कार्बोनेट, मेटल सोडियम हुआ कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब जब ये एसिड के साथ, और यहां पे एसिड क्या लिए हम, HCl लिए, जब ये HCl के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है NaCl, चूंकि यहां पे 2 है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई किसे कर दो, 2 से, तो बन गया 2NaCl। क्या हो गया ये 2NaCl, और फिर यहां से बनता है CO2 और H2O। तो H2O जो होता है वह लिक्विड में होगा, जो इसी में जमा रहेगा। NaCl भी जो होगा वह लिक्विड में होगा, जो चूंकि पानी में घुला, जो अब आप जब प्रैक्टिकल करोगे ना, तो प्रैक्टिकल का जब खत्म हो जाएगा तो इस पानी को जो बचा हुआ रहेगा ना, जब उसको आप टेस्ट करोगे तो वो टेस्ट जो होता है वह नमकीन होता है। सोचो पहले कैसा था, सोडियम कार्बोनेट था, कड़वाहट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो ना, जो चूना पत्थर होता है, लाइम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, जो चूना पत्थर, जो पेंटिंग हम पढ़ाए थे पिछले संगमरमर, जो इसको जो घरों में कैल्शियम कार्बोनेट की जो पेंटिंग की जाती है। ठीक है, तो वो जो था वो कितना कड़वा लगता है, लेकिन जब आप वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट भी लोगे चलोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप NaCl2 की जगह पर आप CaCO3 ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, यहां पे आप क्या कर सकते हो, यहां पर CaCO3 ले सकते हो, और जब यहां पर आप HCl के साथ मिलाओगे तो बनेगा CaCl2, और फिर क्या बनेगा यहां से CO2 और H2O बनेगा। आप कोई भी ले सकते हो, बस आप यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कुछ भी ले लो, या तो आप यहां से CaCO3 ले लो या Na2CO3 ले लो, कोई भी ले लो, और लेकर यहां पर रिएक्शन कराओ। जब आप रिएक्शन कराने के जो ये पानी बचेगा ना, उसको टेस्ट करोगे तो प्योर नमकीन लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप Na2CO3 लिए हो तो देखो कैसा है, NaCl और वाटर का सोल्यूशन मिलेगा।
तो यहाँ पे टेस्ट कैसा होगा, उसका नमकीन होगा। और इसमें जो होगा वह CO2 गैस इसमें आएगा। अब CO2 गैस आएगा तो फिर ये काम क्या करेगा, अब ये COH आप ऐसे कैसे पहचान करोगे, क्योंकि COH जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो जनरली कलर का होता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही इसमें CO2 गैस पास होगा, अब इसका कलर जो होगा वो चेंज होना शुरू होगा, और इसका कलर जो होता है वह मिल्की कलर का हो जाता है। कैसा होता है, दूधिया कलर का, मिल्की कलर का होता है। आई बात समझ में। जब आप शुरू में जब इसमें CO2 मिलाओगे ना तो इसका कलर जो होता है वो मिल्की कलर में होता है, और अगर काफी अधिक मात्रा में CO2 मिला दोगे तो मिल्की कलर खत्म हो जाता है। समझ में आया कि अगर जो इसमें से CO2 निकला और इसमें अगर बीकर में पास कराए, लेकिन अगर काफी अधिक मात्रा में CO2 पास करा देंगे तो वो कैसा हो जाएगा, कलर उसका खत्म हो जाएगा। और कम मात्रा में CO2 पास कराओगे तो कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर का, यानी कि दूधिया कलर का हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे तो ये तो चीज सीख ली है हम लोग। अगर हम मेटल हाइड्रोकार्बन कि अगर हम NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराएं HCl के साथ तो ये बनाता है NaCl H2O और क्या CO2, सेम प्रोडक्ट। तो आप यहां पे खासकर जो भी एलिमेंट्स यूज करोगे, ठीक है, वहां पे क्या मिलेगा हमको, जो भी प्रोडक्ट मिलता है आसानी से हमको CO2 गैस हमको बाहर क्या होता है, निकलता है। तो इस तरह से आप जब भी रिएक्शन कराओगे, आप जरा समझो, जो यहां पर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस था। अब जो ये CaOH का होल ट्वाइस था, अब जो ये अब चूंकि जो CO2 था वो इसमें आएगा, तो CaOH का होल ट्वाइस जब CO2 इसमें आएगा तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। समझ में आया, यहां से क्या बना, CaCO3 बनता है और साथ में बनता है H2O। तो ये बनता है सॉलिड में और ये बनेगा लिक्विड में। पता है कैसे पहचान में आएगा सॉलिड में होता है, जब इसमें आप पास करा के छोड़ दोगे ना, जब इसमें पास कराओगे और पास जो कि उस समय तो लिक्विड में घुला रहेगा, जब छोड़ दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वह नीचे जाकर जब पेदी में बैठ जाएगा, तो इसलिए होता है वो कैसा, सॉलिड में, और पानी ऊपर तैरता हुआ रहेगा। लेकिन तो यहां पर कलर कैसा मिलेगा, व्हाइट कलर का या मिल्की कलर का होता है। कैसा होता है, दूधिया आकार का, मिल्की कलर का होता है। लेकिन अगर इसी में समझो, इंटरेस्टेड बात क्या है कि अगर जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, जो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना, अगर इसी कैल्शियम कार्बोनेट में जो कि H2O तो है ही है, H2O तो है ही है, और इसमें अगर CO2 काफी अधिक मात्रा में पास कराते जाओगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये बनेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस नाम। अब ये जो हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, इसका नाम होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जो बनता है, ये जो होता है वह वाटर में सॉल्युबल होगा, और ये कलर में क्या करता है, वो मिल्की कलर इसकी खत्म हो जाती है। तो बड़ा इंटरेस्टेड बात समझ लो कि अगर थोड़ी सी मात्रा में CO2 पास कराएंगे तो वाइट कलर का होगा, मिल्की कलर का होगा, लेकिन काफी अधिक मात्रा में CO2 पास करा दोगे तो उसकी जो व्हाइटनेस कलर होती है वह खत्म हो जाती है। आई बात समझ में। तो इतनी चीजें जो है आप इसे घर पे करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जब हम अगला टॉपिक जब लेक्चर देंगे तो वहां आपको सिखाएंगे कि जो आप एसिड होता है, जो बेस होता है, उसको आप किस तरह से इंडिकेट करते हैं, क्या इंडिकेटर, चूंकि हम आपको पहले से बता चुके हैं, कैसे फिनेफ्थ्रीन यूज करते हैं, मेथिल ऑरेंज यूज करते हैं, या आपको 3-4 प्रैक्टिकल घर पे करने के लिए दे चुके हैं। तो आप इतना करिएगा, हम आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में बातें बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।